हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का है। क्लास 6 एनसीईआरटी। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर भोजन के घटक। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो ये सभी चीजें बता रहे हैं कि कौन कौन से भोजन के मुख्य घटक होते हैं। तो हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब में क्या ज्यादातर लोग खाते हैं, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग और दही घी। ऐसा नहीं है कि अन्य चीजें नहीं खाते हैं, अन्य चीजें भी खाते हैं, लेकिन ये चीजें जो है मुख्य रूप से खाते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, चावल है, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ये सभी चीजें जो है यूज करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो भोजन के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। मतलब जो भी फल फूल सब्जी चीजें हम खाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ तत्व होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। और इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो पता चला कि मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। उसके बाद भोजन में रुद्रांश है, जल भी शामिल है इसमें। आगे है, एक मिनट थोड़ा पेन सेलेक्ट करें तो हाँ, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको, तो आइए देखते हैं इसको साधारण विधि से हम कैसे जानते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। तो अब इसमें क्या है, कौन सा पोषक तत्व खाने में उपस्थित है, कौन सा नहीं, ये जानने के लिए हम परीक्षण करते हैं। तो इस परीक्षण को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में है। यदि इस खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, प्रोटीन के परीक्षण है। प्रोटीन की भी इसी तरह होती है परीक्षण, ठीक है। और वसा की भी परीक्षण है। तो हम परीक्षणों को न करते हुए मेन क्या है उन चीजों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ है, ये रहा, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वसा के परीक्षण के लिए क्या है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा खींचिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बों से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में वसा उपस्थित नहीं है। आगे है, वसा, प्रोटीन तथा मंड सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है, जिनका परीक्षण
किया गया है। क्या खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आप कोई खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें से कोई पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमें 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि विटामिन क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता देता है। आगे है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वही कार्य कौन करता है? वसा भी करता है। बशर्ते अंतर इतना है कि एक फिक्स क्वांटिटी में जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देगा, उससे कहीं ज्यादा उतनी ही क्वांटिटी में वसा से हमको जो है एनर्जी मिलेगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दिया हुआ है, आलू है, शकरकंद है, गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का, ये सभी कार्बोहाइड्रेट युक्त हैं। घी, मछली, मूंगफली ये भी है। आगे देखते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन क्यों आवश्यक होता है? तो प्रोटीन से शरीर क्या करता है? विकास करता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं? तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, यहाँ पे विटामिन से भरपूर भोजन कौन कौन से हैं? टमाटर है, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सभी विटामिन से भरपूर हैं। मछली है, पनीर है, दूध, अंडा, सोयाबीन, मटर, ये सभी विटामिन युक्त भोजन होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। आगे है, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को रुद्रांश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारे भोजन में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ता है। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पच नहीं पाता है, तो रुद्रांश या आहारी रेशे उसको क्या करते हैं? हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आगे है, जब भी आपके घर में किसी सब्जी, फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यान पूर्वक उनका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करने से आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। अब आते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उपस्थित उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार यानी क्या होगा? जिसमें पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितना हमारे शरीर को आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो और रेशे हो या रुद्रांश हो, जल हो, तो इस प्रकार के भोजन को संतुलित आहार कहेंगे। आगे है, ये सब तो वही है। छिलका उतारकर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाए तो संभवतः उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। मतलब सब्जियों को जहां तक संभव हो उन्हें बिना छीले ही, मतलब धो करके ही फिर उसके बाद काटना, छीलना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे चबाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पके हुए कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। आगे है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल करना चाहिए, तभी हमारा आहार क्या होगा? संतुलित होगा। आगे है अभावज्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम कभी लंबे अवधि तक रह सॉरी यह यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यह एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी हम जो आहार ले रहे हैं, अगर आहार संतुलित नहीं है, उसमें एक या दो कोई भी पोषक तत्व कम हो जाता है तो लंबे समय तक अगर उसी तरह कमी हो जाती है उस पोषक तत्व की, तो क्या हो जाता है? तो हम उस पोषक तत्व के अभाव से ग्रसित हो जाते हैं और हमें अभावजन्य रोग हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। आदमी क्या हो रहा है, उसके मतलब आहार में प्रोटीन की कमी हो जा रही है, और जब प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि क्या होगा, उसकी वृद्धि ठीक से नहीं होगी, उसके चेहरे पे सूजन हो सकता है, उसके बालों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, ब्लैक से व्हाइट हो सकता है, ठीक है, त्वचा की बीमारी हो सकती है, पेचिस भी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मतलब
पहले तो प्रोटीन की कमी थी, अब क्या हो रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाएगी, तो वो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ जो है सारणी 1.3 में दी गई है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सा कितना आवश्यक विटामिन है। जैसे देखिए विटामिन ए क्या करता है, इसकी कमी से क्या होता है, छीड़ता या दृष्टिहीनता होती है, मतलब देखने में दिक्कत होने लगता है, कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरी या रात में कम दिखाई पड़ता है, कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें दुर्बल दुर्बल पेशियां हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स की पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती है वो मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्थियां और दंत क्षय होता है। कमजोर अस्थि हो जाएगी और दांत भी कमजोर हो जाएंगे, हो सकते हैं दांत गिरने भी लगे। आयोडीन की कमी से घेंघा या गायटर रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का होना। लोहे की कमी से लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, अरक्तता या एनीमिया इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कमजोरी होने लगती है, खून की कमी के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। तो ये तो हमने जो है अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया साइंस का। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है वस्तुओं के समूह बनाना। तो यहाँ पे जो है हम वस्तुओं को उनके समूहों में बांटेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट है हम लोग वही पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें जैसे जो क्रियाकलाप है, प्रैक्टिकल है, उस चीज़ों को छोड़ देंगे। तो मेन टॉपिक है कि हमारे आसपास की वस्तुएं कैसी हैं। तो हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर की कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य व बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखी गई गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न, अच्छा ये जो है सूची दिया है, तो इसमें ये बताया है कि हमारे आसपास की वस्तुएं एक समान नहीं होती हैं। कोई लंबी, कोई चौड़ी, गोल, ऊंची, नीची, मतलब अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हमने तो वस्तुओं के बारे में जान लिया। अब उसके आगे देखते हैं पदार्थों के गुण। पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि पदार्थ का गुण होता है, जैसे कागज है, कागज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पतला होता है और पानी को रोकने की क्षमता इसमें नहीं होती है। या कपड़े से अगर हम गिलास बनाते तो क्या उसको रोक पाएंगे, पानी को नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए गिलास के लिए क्या चाहिए, कांच चाहिए, प्लास्टिक, कोई धातु जो कि पानी को रोक सके। यही चीज़ इसमें बताया गया है। आगे देख लेते हैं। अब आते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है प्रायः धातु होते हैं। मतलब कि द्युति मतलब
कि देखिए एक तरह से चमक, यहाँ पे क्रियाकलाप में दिया ना चमक अथवा धोती, तो धोती यानी चमक। जिन पदार्थ में एक प्रकार की चमक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और धुतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसीलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहे अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और देखेंगे कि इसमें धुति है अथवा नहीं। तो मतलब जब भी कोई धातु नई होती है, फ्रेश होती है, तो उसकी अपनी एक चमक होती है, लेकिन धीरे धीरे वो समय और वायु के संपर्क में आने से रिएक्ट करके क्या होती है, अपनी चमक को खो देती है। अब पढ़ेंगे कठोरता के बारे में। कठोरता क्या है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है, कुछ अन्य आसानी से सम्मिलित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संबंधित नहीं किया जा सकता आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, उन पे हम लोग खरोंच सकते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, दबाना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। ये तो हो गया कठोरता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विलेय और अविलेय पदार्थ के बारे में। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये अविलेय पदार्थ होते हैं। मतलब विलेय पदार्थ कौन से हुए? वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाए उन्हें हम विलेय पदार्थ बोलेंगे, और वे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुले या जल में घुले ही नहीं उन्हें हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग पारदर्शिता के बारे में। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना होगा? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे आपके मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेंगे। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे पारदर्शी को बताने का प्रयास किया गया है। पारदर्शी क्या होता है? जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक प्लेन जो शीशा है उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। खिड़की हो गई अगर शीशे की है तो उसके भी आर पार हम लोग देख सकते हैं, तो उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल के आर पार देख सकते हैं, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का भी उपयोग होता है जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु की। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकड़ी की बक्सा, गत्ते की डिब्बे, धातु के पात्र। इन सभी से हम लोग क्या हो सकते हैं? आर पार एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। कागज की एक शीट में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाएं। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? नहीं। जिनसे होकर ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। पारभासी यानी कि जिनके आर पार हम लोग पूरी तरह से न देख पाएँ। एक प्लेन कागज
शीट है कागज़ की, जिसको हम एक साइड बल्ब जला करके देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर वहीं पे हम उस कागज़ पे तेल या फिर मक्खन लगा के देखते हैं तो हमें बल्ब जो है दिखाई देता है। पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन कुछ हद तक दिखाई देता है। एक प्लेन शीशे में हम लोग पूरी तरह से आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर उसे रफ कर दिया जाए, मतलब उसके सरफेस को घिस दिया जाए, तो वो अपारभासी हो जाता है, मतलब उसमें आधा अधूरा साफ नहीं, कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो ये तो हो गया हमारा पारभासी। तो इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें हम जो है पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे कि दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ अगर मिले हुए हैं तो उन्हें हम किन माध्यमों से अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय पत्ती को द्रव से चालनी या छालनी से पृथक करना, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करना। तो ये क्या हो गए, ये सभी जो हो गए पृथक्करण करने के प्रक्रियाएं हो गई हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको पृथक्करण करते हैं। तो यहाँ पे है कि हमारे हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, पृथक्करण का प्रक्रम है, उद्देश्य है क्या, और अवयव की कैसे पृथक होता है। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। जैसे हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं और चावल को रख लेते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। हमको दूध से जो है मक्खन निकालना है या दही से मक्खन निकालना है, तो हम उसको मथते हैं और उसमें जो मक्खन होता है वो हल्का होकर के ऊपर आ जाता है और हम उसको निकाल लेते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, जब चाय बनाते हैं तो हम उसकी चाय की पत्तियों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। चाय की पत्ती को जब हम छान लेते हैं तो चाय का हम पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और चाय पत्ती को जो है हम अपने खेतों में गमलों में डाल सकते हैं। तो यही प्रक्रम दिया है कि कैसे कैसे हम पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। तो आइए पृथक्करण की विधियां क्या है हम इसको जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पृथक्करण की विधियां। हाँ, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। पहली विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि क्या होती है, तो इसमें है कि हम लोग जब मार्केट से अनाज वगैरह या कुछ भी लाते हैं तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भूसे होते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक करते हैं। हस्तचयन इस विधि का प्रयोग है। इस विधि को हम लोग हस्तचयन विधि कहते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से बड़ी मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसों के पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि एक आदमी कैसे अनाजों से जो है हस्तचयन विधि के द्वारा कंकड़ पत्थर को अलग कर रहा है। आगे है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या होती है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, पौधों के गट्ठर को देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्नकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्नकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडी से तोड़ना असंभव होगा। अन्नकणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाए, तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाजों को पृथक करने की
प्रक्रम को थ्रेशरिंग कहते हैं। मतलब कि जब जैसे चावल गेहूँ सूख जाते हैं तो इतने अधिक मात्रा में पौधे होते हैं कि हम उनको हाथों से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग जो है थ्रेशरिंग से अलग करते हैं। जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है कि कभी कभी थ्रेशरिंग कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अंकड़ों को डंडों से पृथक करने के लिए थ्रेशरिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। थ्रेशरिंग यानी हाथ से अनाजों को दूर करना, या थ्रेशरिंग मशीन आती है उससे दूर करना। ये हो गई थ्रेशरिंग की प्रक्रिया। अब आगे देख लेते हैं निष्पावन विधि क्या होती है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती। कौन सी विधि है, देख लेते हैं इसको भी। आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। कैसा मिश्रण होगा जिसमें हाथ से चयन करना संभव नहीं है। इसके कण जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे, महीन, बारीक होते हैं। तो क्या करेंगे, खुले मैदान में ले जाएंगे तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा जाता है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकड़ों से पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 मिश्रण या 3 मिश्रण आपस में मिले होते हैं, जिसमें से एक भारी एक हल्का होता है, इस तरह से करके। तो यहाँ पे भारी जैसे अनाज जो है यहीं नीचे का अनाज का ढेर लग जा रहा है, जिसमें भूसे और मिट्टी का जो पाउडर है ये सब दूर चले जा रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको निष्पावन विधि कहते हैं। इसमें पवन का उपयोग किया जाता है। आगे है चालन विधि। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य शुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें से आटा डालते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। तो हम लोग इस तरह से उसको चाल करके निकाल लेते हैं। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। आगे है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इसको देख लेते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन के द्वारा पृथक करना असंभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक होती हैं, तो प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो इसमें धूल जो है, धूल के कण या धूल ये सब डूबेंगे। क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं। क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करने पर जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों का अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे है, एक गिलास पानी है, इसमें मिट्टी मिला हुआ है, मिट्टी और जल का मिश्रण है। मिट्टी पेंदी में जो बालू के कण हैं बैठे हुए हैं, ऊपर पानी साफ है, तो पानी को यहाँ पे धीरे से निकाल लिया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब हम पानी और मिट्टी के घोल को स्थित होने के लिए रख देते हैं तो उसे अवसादन कहते हैं। और जब उनको अलग करते हैं, मतलब मिट्टी को अलग करना और पानी को अलग करना है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको निस्तारण कहते हैं। तो ये हमारा निस्तारण विधि हो गया। अब आगे देख लेते हैं निस्यंदन विधि क्या होती है। तो फिर आइए इसी को देखते हैं पहले।
यदि सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोगी लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर आता है उसे निस्तारण के द्वारा पृथक कर लेते हैं। मतलब कि मिट्टी जैसे तेल और पानी को आपस में मिला दिया जाए और कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दिया जाए तो तेल और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर उनको निस्तारण विधि से क्या करना है, अलग कर लेना है, उनको निकाल लेना है। फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चाय चलनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। आप निस्तारण विधि का उपयोग करके देखेंगे, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्यंदन विधि अच्छी है। निस्यंदन विधि क्या है? निस्यंदन विधि में हम लोग एक फिल्टर पेपर, छन्नी, इन सब का यूज करते हैं इनको अलग करने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे ये ग्लास हो गया और ये हमने एक इस पे जो है छन्नी ले ली और इसमें डाल रहे हैं इस तरह से, या फिल्टर पेपर ले लिया और इसमें चाय डालते हैं तो चाय की जो पत्तियां हैं वो इसी पेपर पे चिपक के रह जाएंगी। ये चाय की पत्तियां इसी पेपर पे चिपक के इस तरह से रह जाएंगी और जो चाय है वो धीरे धीरे नीचे ग्लास में चला जाएगा। तो यह विधि निस्यंदन विधि है। निस्तारण विधि से हम लोग अगर इसको करेंगे तो चाय की कुछ पत्तियां जरूर चली जाएंगी। तो ये हो गया निस्यंदन और निस्तारण विधि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे फिल्टर पेपर भी लगा करके इसका यूज दिखाया गया है कि फिल्टर पेपर से कैसे निस्यंदन होता है। तो ये हो गया निस्यंदन। अब एक है वाष्पन। वाष्पन विधि से भी जो है हम इसको अलग अलग मिश्रणों को करते हैं। एक बीकर में थोड़ा सा एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमें मिश्रण से जल तथा नमक पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग किया है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब कि जल को वाष्प के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्प की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवणित मिश्रण होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। ये नमक बताने की प्रक्रिया है कि समुद्र से नमक कैसे निकलता है। तो समुद्र के पानी को कहीं इकट्ठा कर लिया जाता है और धीरे धीरे पानी सारा जो है जलवाष्प गर्म होकर वाष्प बन जाता है धीरे धीरे, और कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है, जिसके पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ ये नमक करने की प्रक्रिया है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। कैसे पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग एक साथ होता है, देखते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे रेत और नमक का मिश्रण ले लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? तो इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें से कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है। इसे निस्तारण या निस्यंदन से पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और कुछ समय तक केतली को गर्म कर दीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? एक धातु की प्लेट ले लीजिए, कुछ बर्फ भी रख लीजिए। प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि केतली के सारे जल को भाप में बदल
दीजिए। अब भाप बर्फ से ठंडी होकर प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगती है। जल संघन द्वारा भाप बनता है। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प को वापस द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमें मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। मतलब कि एक साथ हमने 4 विधियों का प्रयोग किया। पहले बालू और मिट्टी पानी को अलग करने के लिए निस्तारण का प्रयोग किया। उसके बाद निस्तारण से नहीं क्लियर हुआ तो निस्यंदन किया, मतलब फिल्टर पेपर यूज किया। उसके बाद फिर पानी को गर्म करने लगे। जब पानी जो है जल वाष्प बन करके ऊपर आया तो उसको फिर संघनन करके बर्फ की सहायता से पानी में वापस बदल दिया और नीचे पेंदी में बचा सिर्फ और सिर्फ नमक। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। अब आगे है, जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अब ये बात है कि जल में कितनी मात्रा घोली जा सकती है। तो कुछ चम्मच नमक मिलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नमक पानी में कुछ चम्मच जो है नमक मिलाते हैं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ हुआ कि अब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन एक सीमा के बाद जिसमें अन्य पदार्थ न घुल पाए तो उस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ यह संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। तो ये हमें बताया कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। वह विलयन जिसमें कोई पदार्थ अब नहीं घुल पाता है, पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घुल पाती है, तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संतृप्त विलयन। ये अध्याय पूरा हो चुका है। जिस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इसके बाद। अगला चैप्टर है पौधों को जानिए। तो चैप्टर 4 के बारे में जो है पौधों के बारे में जानकारी दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। अपने आसपास, घर के आसपास, विद्यालयों के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम इन पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है सरसों का पौधा है, सरसों के भाग तो देख लेते हैं इसके बारे में भी हम लोग। ये पुष्प है और ये सरसों की फली है। ये तना हो गया, ये पत्ती हो गई और ये नॉड, नॉड यानी कि गांठ, जहां पे तने से पत्ती जुड़ी हुई होती है उसे नॉड बोलते हैं। और ये इंटर नॉड, मतलब कि एक नॉड और दूसरी नॉड के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको इंटर नॉड बोलेंगे। और ये कलिका, कलिका यानी ये नॉड और ये मतलब जो नॉड है, नॉड से एक छोटी सी कली नुमा निकलती है जो आगे चल के फूल बनती है, उसको कलिका बोलते हैं। प्राथमिक मूल मतलब प्रथम तना जो है, और ये द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल क्या होती है, वो एकदम सीधे नीचे गहराई तक जाती है और उसके बाद जालीनुमा कई सारी जड़ें इसमें निकलती है, तो इसको द्वितीयक मूल बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। अब आगे है साग, झाड़ियां एवं वृक्ष। तो आइए इनको जानते हैं कि कौन साग है, कौन झाड़ियां हैं और कौन वृक्ष हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। साग किन्हें कहते हैं? तो जो पौधे हरे होते हैं, कोमल होते हैं, उन्हें हम साग कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे कि चित्र 4.3 में अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ये वाला चित्र जो है, ये एक तरह से क्या है, साग का पौधा है, मतलब साग है जिसको हम साग की श्रेणी में रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जान लेते हैं खरपतवार क्या होता है। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार क्या होता है? तो खेतों में, बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं। तो इन्हीं किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से काटते हुए देखा है। मतलब जो कि खेत में, बगीचे में, गमले में अनचाहे पौधे आ जाते हैं, वही खरपतवार कहलाते हैं। ठीक। अब हमने साग के बारे में जान लिया, झाड़ी के बारे में जानते हैं कि किन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया है, एक मोटा सा मजबूत तना होता है और इसके लगभग तने के एकदम नीचे से ही कई सारी शाखाएं निकलती हैं, तो ये झाड़ी हो जाती है, इसे हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया और नीम का पेड़, ये सभी क्या है, वृक्ष हैं। आगे है, ये तो हो गया हमारा वृक्ष। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यानी विसर्पी लता कौन? रेंगने वाले पौधे, मतलब जो पौधे खुद खड़े नहीं होते, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, या वो जमीन पे रेंगते हैं, यानी कि जमीन पे फैलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता। जैसे कि खीरे का पौधा हो गया, तरबूज का ये पौधा है, ये हो गया, या मनी वाला पौधा है। अब आगे आते हैं, रेंगने वाले पौधे हो गए। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही पौधे कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। जैसे कि ये मनी प्लांट क्या है, आरोही पौधा है, मतलब इसको किसी के सहारे जो है ऐसे इस तरह से चढ़ाया जा सकता है, और विसर्पी पौधे को नहीं चढ़ाना संभव होता है, ये जमीन पे ही रेंग के फलते फूलते हैं। आगे है तना। तना क्या है? अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखिए। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। तने में पत्तियां, शाख, कली व फूल फल होते हैं। ठीक। तना क्या होता है? तो तना एक जो होता है, इस तरह यहाँ आकृति में देख ले कि ये पौधे का क्या हो गया, तना, जिससे क्या कई सारी शाखाएं निकलती हैं, इस तने में पत्तियां लगी हुई होती हैं, फल फूल इन्हीं तनों से लगे होते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं तने का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे तने का कार्य दिखाया गया है। गिलास को 1/3 जल से भर लें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दे, साग के तने को गिलास में रखें, जैसा कि 4.6 चित्र में दिखाया जाता है। अगले दिन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाएगा तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग ऐसे कैसे पहुंच गया? तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल में तने ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तने का क्या कार्य होता है? तो तना जो होता है वो जल का, विटामिन का, खनिज का, इन सभी चीजों का संवहन करता है। जड़ जड़ जो है चीजों को अवशोषित करती है और तना उसको पत्तियों, सिराओं तक पहुंचाता है। अब पत्ती की बात करते हैं। पत्ती क्या होती है? पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक, ये तो हो गया। पत्ती के बारे में बताया रहा है कि यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप आपने
आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे ये पत्ती है और ये तना है, तो पत्ती तने से जुड़ी कैसे है? पर्णवृत्त के। ये जो है ये क्या है? पर्णवृत्त है। और ये तना है। और ये पटल, पटल यानी ये जो किनारा होता है उसे हम क्या कहेंगे? पटल। आगे है, पत्ती के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उनकी छाप लें। तो ये छाप वगैरह लेने के लिए, अब छाप लेने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है। क्या एक छाप पत्ती, यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्ती पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। अभी यहाँ हम पत्ती में देखिए कि पत्ती में, एक मिनट हम पेन अपना सिलेक्ट कर लें। तो हाँ, पत्ती में ये जो एक सीधी मोटी लाइन दिखती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मध्य शिरा कहते हैं। और इन्हीं मोटी लाइन से पतली पतली कई सारे इस तरह से लाइनें जो है शिराएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। यानी ये जो शिरा विन्यास है ये क्या कहलाएगा? ये शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाएगा। शिरा विन्यास कहते हैं, शिराएं एक दूसरे के समांतर है, ऐसे शिरा विन्यास को समान शिरा विन्यास कहते हैं। आगे है, ये तो हो गया पत्ती का कार्य क्या है? पत्तियों का क्या कार्य है? अब पत्तियों के कार्य को हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है कि पत्ती को क्या करना है? पत्ती को ले लेना है, किसी पौधे की पत्ती को, उसको थैली में बांध देना है जिसमें हमें कई सारी जो है वाष्प की बूंदें दिखाई देती हैं पॉलिथीन के अंदर। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तो इन्हें हम वाष्प सर्जन कहेंगे। यहाँ से देखते हैं, जल की एक बूंद पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली क्यों बांधा है? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? क्रियाकलाप, यही वो क्रियाकलाप दिया हुआ है। उसके बाद है कि देख पाते हैं जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आपने इसके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। पत्तियां क्या, यहाँ पे पत्ती का क्या कार्य बताया गया है? यहाँ पे पत्ती का कार्य बताया गया है कि पत्ती जो है वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में जल का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण भी करती है। हाँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो हरे रंग के एक पदार्थ, इस हरे रंग के एक पदार्थ का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तियां हरी होती हैं। और इसी क्लोरोफिल की सहायता से जो है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन का निष्कासित करती हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमें पत्तियों के कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़ के कार्य के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जड़ के कार्य के बारे में। 2 गमले, कुछ मिट्टियां, खुरपी, ब्लेड तथा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को क्षति न हो। खरपतवार के एक
पौधों को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इतने नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह के पश्चात इसका परीक्षण करके क्या देखते हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या इसके तो जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो यहाँ पे जड़ का क्या कार्य है कि जड़ का कार्य है, वो जड़ क्या करता है, मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को और पानी को सोखता है और तने के माध्यम से पूरे पौधों तक पहुंचाता है। यहाँ पे जड़ का दूसरा भी कार्य करने के लिए एक क्रियाकलाप है, जिसमें 2 कटोरियां ली जाएंगी। इसमें भीगी हुई रुई रखेंगे। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखेंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोभिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। सरलता से रुई से बाहर खींच आते हैं। क्यों? 6 महीने क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। मतलब जड़ तो जो है पौधों के लिए पानी और पोषक तत्वों का संवहन तो करती ही है, प्लस जड़ क्या करती है, मिट्टी को भी जकड़े रखती है। तो मिट्टी का इससे अपरदन भी कम होता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी भिन्नता पाई जाती है? आइए इसका पता लगाएं। तो जड़ों में भी भिन्नता पाई जाती है। जड़ जो होती हैं इन्हें हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से जड़ को? देखिए, मूसला जड़ एक होती है और एक रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या होती है? जैसा कि चित्र में एक सीधी रेखा दिखाई गई है, यानी प्राथमिक जड़ जो होती है काफी गहराई तक जाती है और उसके अलावा उसमें कई सारे जाली नुमा पतले पतले जड़ें होती हैं। तो इस तरह की जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। और छोटी पार्ट्स और इस तरह के जड़ मतलब जो झाड़ी नुमा, जिसमें कोई एक मेन प्राथमिक जड़ नहीं होती, कई सारी धागे नुमा जड़ें होती हैं, तो इसे हम पार्श्व जड़ भी कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 4 बी के समान होती है उन्हें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। मैंने बताया ना कि इसमें एक मुख्य जड़, जैसे कि इसमें एक मुख्य जड़ सीधी है, प्राथमिक जिसको बोलेंगे जड़, लेकिन इसमें कोई भी प्राथमिक जड़ नहीं है। तो इस तरह के पौधों को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो ये तो हो गया जड़ों के बारे में। अब हम देख लेते हैं जड़ों से आगे पुष्प के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। गुलाब के पौधों के 3 आरेख दिए गए हैं। ए, बी और सी 3 आरेख हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? इन पुष्पों का अध्ययन करेंगे अब हम लोग। यहाँ पे कई तरह के पुष्प ले लिए गए हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। मतलब एक पुष्प है और वो खिला हुआ है तो उसका प्रमुख भाग क्या होता है? उसकी पंखुड़ियां होती है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि वह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल क्या होता है? जो ग्रीन कलर का होता है। ये जब कली होती है तो इसमें कली की अवस्था में साफ साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगी? ये कली हो जाएगी। ये जो पत्ती है ये सॉरी कली नहीं, ये बाह्य दल है, जो कि फूल बनने के बाद जो है इस तरह से नीचे पत्ती नुमा हो जाता है। आगे है पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने के बाद क्या है? अलग अलग अंकुत है। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के पुष्पों के अध्ययन के लिए ये चीजें दी गई हैं। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हुई हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
यहाँ पे पुष्प को, ये जो है घंटाकार पुष्प है या धतूरे का पुष्प, इसको जब काटेंगे तब हम इसके अंदर को चीजों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। आगे है, पुष्प के आंतरिक भागों स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ध्यान से पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर कैसे होते हैं और किनको किनको कहा जाता है, देखेंगे। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुंकेसर के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। इस तरीके से ये देखिए, पुष्प के अंदर इस तरह के धागे नुमा संरचना होती है, जिसके कि सिरे पे कई धागे नुमा संरचना तो जरूर होती है, कई पे ये यहाँ पे जो ये पुकेसर है वो कैसा होता है, गोल भी होता है। एक तंतु हो गया और ये इसके ऊपर लगा हुआ पराग कोश है, ये पुकेसर का भाग होता है। अब आगे देखते हैं स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर के भाग कौन से होते हैं? तो ये पूरी जो है स्त्री केसर का ये भाग है, मतलब कि यहाँ जो है ये नीचे अंडाशय हो गया गोलनुमा, ये सीधी डंडी जो है ये वर्तिका हो जाएगी और ये यहाँ पे इस तरह से फूला हुआ जो है ये वर्तिकाग्र हो जाएगा। जब हम पुष्प को काटेंगे तो पुष्प के अंदर से हमें इस तरह के छोटे 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 दाने दिखेंगे, जिन्हें हम बीजांड बोलते हैं। एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन कर इसलिए केसर का सबसे निचला एवं खुला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किसी प्रकार काटें। यहाँ पे ए और बी में दिखाया गया है। इस तरह से इसका अध्ययन करने के लिए इसको काटना है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय को काट को सूखने से अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सिलेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धन लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे बीजांड बोलते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम बीजांड बोलते हैं। आगे है, कुछ पौधों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय तो इसकी पार्क के बगीचे में जाइए, अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अब ये पुष्पों के अध्ययन के बारे में है, तो ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट किया था इसमें हमने जो है इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़ी है तो उसको जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पौधों के बारे में। पौधों के बारे में, पौधे कितने प्रकार के होते हैं ये भी। तो जिससे पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन से? साग, झाड़ी और पेड़। पौधों के बारे में पढ़ लिया था। फिर उनके भाग क्या क्या हैं इनके बारे में पढ़ा था। फिर पौधों के बारे में तो पढ़ लिया, फिर पत्ती का क्या कार्य है, तने का क्या कार्य है, जड़ों का क्या कार्य है, इन सब चीजों के, इन सब के कार्य के बारे में पढ़ लिया। और कार्य के बारे में पढ़ने के बाद जो है रेंगने वाले पौधे होते हैं, रेंगने वाले पौधे, इनके बारे में जाना। उसके बाद जो है रेंगने वाले पौधों के बारे में जान लिया। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद जो है हम लोग पुष्प के बारे में जाने कि पुष्प क्या है। पुष्प के कौन कौन से भाग हैं? स्त्री केसर, पुंकेसर क्या है? अंडाशय, स्त्री केसर का भाग है। अंडाशय में बीजांड होते हैं, तो ये बीजांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इस चैप्टर में मेन चीज जो थी हम लोगों ने वो पढ़ ली है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।